A very good morning, all of you. Let's start today's chapter, external and internal aids to interpretation. मेरी आवाज तो आ रही है आज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू. कल का हम लोग वापस से एक बार रिपीट रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्या कोई डाउट्स वगैरह किसी के होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे. एनीवन हैज डाउट तो क्लियर कर लेते हैं उसे. पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ आप सबों के साथ. पीपीटी नजर आ रही है आप सभी को? जी सर. Yes, sir. हम लोग वापस से स्टार्ट कर लेते हैं. इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, निर्वचन के आंतरिक सहयोगी. इंटरनल एड्स मींस दोज एड्स व्हिच आर अवेलेबल इन द स्टैट्यूट इटसेल्फ, जो कि क्या है किसी विधायन के अंदर ही है. कोर्ट कैन इंटरप्रेट द स्टैट्यूट बाय एम्प्लॉइंग सच एड्स व्हिच आर एज फॉलोज. तो कोर्ट इनमें से किस किस न्यायालय एज ए इंटरनल एड्स किस किस को एम्प्लॉय कर सकता है, वहां पर किसी किसकी सहायता ले सकता है वहां से विधायन को इंटरप्रेट करने के लिए, किसी कानून का निर्वचन करने के लिए. तो सबसे पहले यहाँ पर है टाइटल ऑफ द इंस्टीट्यूट. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टाइटल्स. अगर हम शीर्षक की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के शीर्षक हैं, शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल. द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट इज ओनली इट्स नेम which is given solely for the purpose of reference and identification. Short title is mentioned under section 1 of the act and ends with the year of passing of the act. Short title हमेशा section 1 जो होता है पर किसी भी एक्ट का, उसके अंदर उसका नाम दिया हुआ होता है और वो उसको जो पारित करने का जो वर्ष होता है उसके साथ ही वो समाप्त हो जाता है. एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दिया है सेक्शन 1 ऑफ CPC. This act may be cited as Code of Civil Procedure 1908. This act may be cited यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता जो है 1908 के नाम से जानी जाएगी. सेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दिस एक्ट may be called as इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो यहाँ पर इस तरह से बता रखा है कि शॉर्ट टाइटल पढ़ने से ही हमें समझ में आ जाता है कई बार कि ये अधिनियम किसके बारे में है. फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए उसकी. Then we are talking about long title. The long title is mentioned under certain acts whose purpose is to give a general description about the object of the act. यानी कि किसी अधिनियम के या किसी विधायन के सामान्य उद्देश्यों की जानकारी के बारे में ये लॉन्ग टाइटल जो दीर्घ शीर्षक होता है उससे पता लगता है. However, it is not considered as a conclusive aid to interpretation of statute. इसे कंक्लूसिव एक्ट नहीं, निश्चयात्मक नहीं माना जा सकता, एज इट डजंट रिजॉल्व एम्बिग्यूटी अराइजिंग इन वर्ड्स. क्योंकि अगर कोई एम्बिग्यूटी, कोई संदेह या कुछ इस तरह से त्रुटि रह जाती है इन वर्ड्स और एक्सप्रेशन वहां पर अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन बट ओनली प्रोवाइड ए जनरल आइडिया ऑफ द एक्ट. ये हमेशा एक सामान्य आशय जो है उसको प्रदर्शित करता है. एग्जाम्पल द लॉन्ग टाइटल ऑफ CRPC से वेटिंग एक्चुअली. Example, the long title of CRPC says an act to consolidate and amend the laws relating to the criminal procedure. The long title of CRPC, Criminal Procedure Code का जो long title हम देखें, an act to consolidate and amend, समेकित करने और संशोधित करने का आपराधिक प्रक्रिया को, the law relating to the criminal procedure. Also the long title of CPC, यानी सिविल प्रोसीजर कोड का अगर लॉन्ग टाइटल हम देखें तो वहां पर दे रखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर. दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समेकित और संशोधित करने वाली विधि की प्रक्रिया. तो इस तरह से यहाँ शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल, अगर हम हिंदी में इसको देखें लघु शीर्षक अथवा संक्षिप्त नाम,
यह कानून को केवल पहचानने के लिए दिए गए नाम को कहते हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। यह केवल अधिनियम की पहचान मात्र है, उसका वर्णन नहीं करता। यदि अधिनियम के उल्लेख को मात्र सरल बनाता है। अब हम जब दीर्घ शीर्षक की बात करें या विस्तृत नाम, यह कानून के शीर्ष में लिखा जाता है। इसमें कानून का संक्षिप्त पर लगभग स्पष्ट प्रयोजन निर्धारित होता है। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का दीर्घ शीर्षक है आपराधिक प्रक्रिया को समेकित एवं संशोधित करने संबंधी अधिनियम। इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का दीर्घ शीर्षक है न्यायालयों में सिविल न्याय व्यवस्था को समेकित एवं संशोधित करने संबंधी प्रक्रिया अधिनियम। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज a tool for internal aid to interpretation and is contain the main object and reason of the act. Preamble जो है a tool for internal aids to interpretation and it contain the main object, ये अधिनियम के मुख्य उद्देश्य और उनके कारणों को समाहित करता है। इसमें अधिनियम के प्रमुख जो उद्देश्य होते हैं उनका वर्णन है। द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रीएम्बल इज दैट व्हेन अ लैंग्वेज ऑफ एन enactment is clear and unambiguous. The rule of interpretation of preamble, किसी भी प्रस्तावना का जो निर्वचन किया जाएगा उसका नियम यह है कि when a language of an enactment is clear, जब भी किसी विधायन के जो शब्द हैं अगर वो स्पष्ट हैं and unambiguous और उनके अंदर कोई त्रुटि भी नहीं है, कोई the preamble has no part to play, वहां पर preamble की कोई आवश्यकता नहीं। बट इफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन इज पॉसिबल, परंतु जहां एक से अधिक निर्वचन किसी विधायन के निकल सकते हैं, किसी इनेक्टमेंट के एक से अधिक इंटरप्रिटेशन निर्वचन है, वहां पर a help can be taken from preamble to ascertain the true meaning of the provision. तो वहां पर preamble जो हमारा जो प्रस्तावना है, उद्देश्य का जो है, उसका सहयोग लिया जा सकता है ताकि उसके मुख्य जो प्रोविजंस हैं उनको समझने के अंदर सहायता मिले। इसी कारण से न्यायालयों ने इसको निर्वचन का एक आंतरिक सहयोगी के रूप में मान्यता प्रदान की। Then the preamble is mentioned on the very first page of the act, but modern act doesn't pass with preamble, which is a decline its importance. The preamble is mentioned on the very first page. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें तो वेरी फर्स्ट पेज जो है वहां पर प्रीएम्बल मेंशन किया गया है, बट अभी जो मॉडर्न एक्ट जितने भी हैं, नए जो भी मॉडर्न एक्ट्स हैं, डजंट पास विद प्रीएम्बल, वहां पर उनको कोई रिक्वायरमेंट ऐसी लगी नहीं, दे डिक्लाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल। दैट्स व्हाई प्रीएम्बल इज एन इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। In case state of West Bengal versus Anwar Ali, the constitutionality of the Section 5 of the West Bengal Special Court Act 1950 was challenged on the ground of violative of Article 14. State of West Bengal versus Anwar Ali का जो मैटर था, the constitutionality of Section 5, यहाँ धारा 5 वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट एक्ट 1950 की, उसकी जो संवैधानिकता है उसको चुनौती इस आधार पर दी थी कि ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। As the provision in the act authorized state government to select a particular case which deserved to be tried by a special court having a special procedure. ये क्या राज्य सरकार को ये अधिकार दे रहा था ये अधिनियम कि select a particular case which deserved to be tried by a special court, किसी विशेष न्यायालय के द्वारा विशेष मामलों का उनकी प्रक्रिया, उनका जो भी ट्रायल है वो चलेगा। The Supreme Court take help of the preamble of the said act and held that state government has discretion to choose such cases. यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो इस तरह के एक्ट इनेक्ट कर सकती है, और उनका प्रीएम्बल जो था वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट एक्ट 1950 का, वहां पर भी एक क्लियर मेंशन किया हुआ था that the state government has discretion to choose such cases just like select a particular case which deserve to be tried by special courts having special process, और उनकी जो प्रोसीजर है वो भी सीआरपीसी से हट के एक स्पेशल प्रोसीजर उसमें मेंशन किया हुआ है। तो next marginal notes are inserted at the side of the section in an act which
express the effect of the section, but they are not part of statute. Marginal notes are not part of the statute. They are only inserted at the side of the section in act which express the effect of the section. खाली section का effect बताने के. They are also known as slide notes. Are inserted draft and not by legislator. यानी कि ये विधायन जिन्होंने बनाया उनके द्वारा नहीं, जो ड्राफ्ट्समैन है जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है पर्टिकुलर, they are also known as side notes and are inserted by drafters and not legislator. विधायन यानी कि जो एमपी एमएलए है उनके द्वारा नहीं बनाए, जो ड्राफ्टमैन है जिन्होंने इनको पूरी रचना की है, इसको लिखा है, उनके द्वारा ये मार्जिनल नोट्स, ताकि उसको समझने में, पर्टिकुलर सेक्शन को समझने में सहायता मिले. The rule of interpretation that in old times help is used to be taken from marginal notes when the clear meaning of the provision is in doubt. But as per modern view of the code, marginal notes doesn't have any role to play because either they are inserted by a legislator nor does the form of the part of the statute. However, for interpreting constitution, many times marginal notes are referred because they are made by constitutional assembly. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अभी के जो नए एक्ट हैं उसके अंदर तो खैर प्रीएम्बल, मार्जिनल नोट्स इनकी इस तरह से मेंशन नहीं किए जाते हैं, बट पुराने जो भी एक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह अगर हम देखें तो वहां पर मार्जिनल नोट्स भी मेंशन किए हुए हैं, प्रीएम्बल भी मेंशन किया हुआ है. तो दे आर नॉट टेकन एज ए मेन इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन. उसको कोर्ट के द्वारा इतनी मुख्यता, प्रमुखता भी वहां पर नहीं दी गई. Then, सर क्या सर मार्जिनल नोट्स को कह सकते हैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी नोट्स कह सकते हैं क्या? एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी नोट्स नहीं कह सकते. एक्सप्लेनेटरी नोट्स आर स्पष्टीकरण, वो एक अलग चीज है जो हम लोग आगे के उसमें चैप्टर में देखेंगे. मार्जिनल नोट्स पर्टिकुलर कोई सेक्शन था, उसके आगे मेंशन किया जाता था कि अगर कोई मीनिंग वगैरह में कोई डाउट है वहां पर, तो वहां पर उस तरह से उसको मेंशन किया जाता था. आप पुराने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें देखेंगे या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर जो मेन उसका जो पहले के जो एडिशंस है वहां पर उसको मार्जिनल नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे. अदर देन नए एक्ट्स में तो इस तरह से दे भी नहीं रखा है. तो एक जैसे कोई वर्ड है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग उसके नीचे दिया होता है वो. ओके. देन हेडिंग्स. अगर जैसे कि पर्टिकुलर कोई चैप्टर है और उसका जो टाइटल है मार्जिनल नोट्स का, उस तरह से उसको एक्सप्रेस कर रहा है पर्टिकुलर उस चैप्टर्स के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेक्शंस हैं उसके बारे में. जस्ट लाइक आप एग्जांपल देखेंगे बुक में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निकाल के अगर देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 बता रखा है, उसका मार्जिनल नोट दे रखा है कि हु इज कैपेबल टू परफॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट, कौन संविदा करने के लिए सक्षम है. तो वहां पर जस्ट लाइक दिस इज कॉल्ड मार्जिनल नोट्स. तो वहां पर ये उस फॉर्म में उसको दे रखा है जस्ट साइड के अंदर. तो उसकी पूरी डेफिनेशन वहां पर उस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ने से, सेक्शन 11 को पढ़ने से उसकी डेफिनेशन वहां पर समझ में आ जाती है. तो वहां पर साइड में दे रखा है जस्ट कि संविदा करने के लिए कौन सक्षम है, ताकि उस सेक्शन का भी उसका मीनिंग भी पता लग जाए, उसके अंदर कोई डाउट हो वहां पर वो भी क्लियर हो जाए. देन वी आर नेक्स्ट टॉपिक है हेडिंग. हेडिंग आर प्रीफिक्स टू सेक्शंस और ए ग्रुप और सेट ऑफ सेक्शंस. द हेडिंग्स हैव बीन ट्रीटेड by court as preambles to those sections or set of sections. The rule of interpretation is that the heading can't control the plain words of the provisions, but if after the plain reading of the section more than one meaning is possible, only then the court may seek guidance from the headings. The headings का मतलब है धाराओं के शीर्षक जो दे रखे हैं, टाइटल जो दे रखे हैं. शीर्षक एक धारा अथवा धाराओं के समूह होते हैं. सामान्यतः उन्हें इस धारा या इन धाराओं की उद्देशिका के रूप में मान्यता प्राप्त है. उदाहरण भारतीय दंड संहिता की धारा 299 से 377 का जो 299 टू 377 उसका टाइटल दे रखा है, वहां हेडिंग दे रखा है ऑफेंस अफेक्टिंग टू ह्यूमन बॉडी. ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध. तो ये हेडिंग है उस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 16 का.
जब हम चैप्टर नंबर 17 देखते हैं वहां पर, तो वहां पर उसमें दे रखा है कि ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। 16 में देखेंगे ऑफेंस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी। तो इस तरह से ये हेडिंग्स यहाँ पर पर्टिकुलर इंडियन पेनल कोड एक्ट में मेंशन किए हुए हैं। एक फेमस केस है यहाँ पर टॉली वर्सेस गिडिंग का। इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 217 ऑफ रोड ट्रैफिक एक्ट वाज इन क्वेश्चन, provides that a person could be held liable of an offense if he allowed himself to be driven away in a motor vehicle without the consent of his master. The heading of the provision is miscellaneous and general, and subheading is penalized of taking motor vehicle without authority. The court held that heading to the section clearly explained the intention of the legislature, and thus the passenger would be held liable of an offense. टॉली वर्सेस गिडिंग 1994 का है। रोड ट्रैफिक एक्ट 1960 की संशोधित जो अमेंडमेंट सेक्शन था 217 सब क्लोज 1 के निर्वचन का प्रश्न था। इस उपबंध के अंदर उस व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया जा सकेगा जिसने स्वामी की बिना अनुमति के उसके मोटरयान में स्वयं को ले चलने की अनुमति दी, विदाउट द कंसेंट ऑफ द मास्टर या ऑनर। न्यायालय ने इस उपबंध के समूह के शीर्षक इज मिसलेनियस एंड जनरल एंड सब हेडिंग इज पेनलाइज ऑफ टेकिंग मोटर व्हीकल विदाउट अथॉरिटी को महत्वपूर्ण बताते हुए यह कहा कि विधायिका के आशय का प्रभावशाली संकेत है। इस प्रकार के निर्वचन करने पर यह स्पष्ट है कि इस उपबंध के अधीन अपराध के लिए वह यात्री दोषी होगा जो यह जानते हुए कि मोटरयान चुराया गया है उसमें यात्रा करता है, और वह भी दोषी होगा जो यह जानते हुए कि मोटरयान बिना एनिमस फ्यूरेंडाई के लिया गया है, स्टॉलन प्रॉपर्टी है अगर, और उसमें यात्रा करता है जानते हुए, तो वो भी उसके लिए दोषी पाया जाएगा। टॉली वर्सेस गिडिंग। तो ये एक हेडिंग जो उसका दे रखा था, मिसलेनियस एंड जनरल एंड सब हेडिंग इज पेनलाइज ऑफ टेकिंग मोटर विदाउट अथॉरिटी। विदाउट अथॉरिटी यहाँ पर कि अगर उसकी अथॉरिटी के बिना, अगर आप और उसकी कंसेंट के बिना यहाँ पर आप अगर किसी का मोटर व्हीकल यूज कर रहे हैं तो पेनलाइज किया जाएगा, उसके वहां पर दंड का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। Now, सर इसका केस का ईयर 1964 है। टॉली वर्सेस गिडिंग, हाँ सर 1964 है। आपने वहाँ पे शायद से 1994 लिखा है। जस्ट अ मिनट, हो सकता है टाइपोग्राफिकल एरर हो। एक्चुअली मैंने जिस बुक से लिया था ना वहां पर हो सकता है उसमें उसको हम लोग सर्च कर लेंगे। सर सर आपने एक वर्ड यूज किया था एनिमस फॉरेंडी, इसका मतलब? स्टॉलन प्रॉपर्टी। इंटेंट टू स्टॉलन प्रॉपर्टी। नाउ एक्सप्लेनेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। द एक्सप्लेनेशन आर इंसर्टेड with the purpose of explaining the meaning of a particular provision and to remove doubts which might creep up if the explanation had not been inserted. The purpose of explanations are to explain the meaning and intention of the act, to clarify in case of obscurity or vagueness, and to provide additional support to the object of the act. However, it doesn't expand or curtail the meaning of the provision, but only try to remove uncertainty, and in case of conflict between explanation and main section, the duty of the court is to harmonize the two. Just example, section 108 of Indian Penal Code defines the word abettor
which has 5 explanation attached to it. स्पष्टीकरण जो है किसी विशिष्ट उपबंध को स्पष्ट करने की दृष्टि से प्रायः स्पष्टीकरण निविष्ट किए जाते हैं। स्पष्टीकरण के अभाव में संदेह उत्पन्न हो सकने के कारण ऐसा किया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 108 में 5 स्पष्टीकरण के द्वारा दुष्प्रयोग के अर्थ को समझाने का प्रयत्न किया गया। जस्ट मैं आपको अभी सेक्शन 108 इन इंडियन पेनल कोड 108 अबेटर, आपको स्लाइड दिख रहा होगा ये शायद। 108 अबेटर की जो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई, a person abet an offense who abets either the commission of an offense or the commission of act, तो उसी के साथ यहाँ पर 5 एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर दिए गए। तो उससे ये समझने के क्लियर हो जाएगा यहाँ पर स्पष्टीकरण जो दे रखे हैं कि उसके द्वारा दुष्प्रयोग का अर्थ जो यानी अबेटर का जो वर्ड यहाँ पर जो आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया है उसके साथ एक्सप्लेनेशन अटैच किए गए ताकि कि उसको अर्थ को समझने के लिए जो भी अगर रीडर है उसको थोड़ा सा इजी रहे। तो द एक्सप्लेनेशन आर इंसर्टेड विद द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोविजन। पर्टिकुलर प्रोविजंस को किसी सेक्शन के साथ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं पर्टिकुलर प्रोविजंस को समझने के लिए, एंड टू रिमूव डाउट्स, उसके द्वारा जो भी संदेह उत्पन्न हो रहे हैं उनको रिमूव किया जा रहा है, विच माइट क्रीप अप इफ द एक्सप्लेनेशन हैज नॉट बीन इंसर्टेड। The purpose of explanation are to explain the meaning and intention of an act। यहाँ पर जो भी मीनिंग है उसका इंटेंशन है उस एक्ट का उसको क्लियरिफाई करने के लिए, वहां पर कोई एब्स्ट्रैक्टिविटी है उसको दूर करने के लिए, और इस तरह से यहाँ पर और उसके ऑब्जेक्ट को उस अधिनियम के उद्देश्य को समझने के लिए एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर इंसर्ट किए जाते हैं। But only try to remove uncertainty and in case of conflict between explanation and main section, particular main section के साथ explanation दिए जाते हैं, but if there any conflict between explanation and main section, अगर उसके main section के अंदर और स्पष्टीकरण के अंदर conflict है, the duty of the court is to harmonize the two, उनके बीच में balance करने का, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का it's duty of the court है। Now definition or interpretation clause, it defines certain words used elsewhere in the body of the statute with the purpose to avoid the necessity of frequent repetition in describing the subject matter and extend the natural meaning of some words as per the statute. It also defines intention of the legislature in respect of words mentioned in statute and avoid confusions. Definition जो है हमेशा सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 ऑफ एनी एक्ट वहां पर मेंशन किया जाता है। जैसे अगर इंडियन एविडेंस एक्ट का हम देखें तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 है, वहां पर उसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से वहां पर उसमें मेंशन किया गया है। एविडेंस की डेफिनेशन है, कोर्ट की डेफिनेशन है, प्रूव्ड नॉट प्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स, उन सब की डेफिनेशन वहां पर दी गई है। इसी तरह से अगर हम सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड की बात करें, हम धारा 2 की बात करें तो वहां पर डेफिनेशन क्लॉज के नाम से उसमें डेफिनेशन दे रखी है, डिक्री की डेफिनेशन, जजेस की डेफिनेशन, फॉरेन जजमेंट्स की डेफिनेशन, डिग्री होल्डर की डेफिनेशन, डिग्री डेप्टर्स के, और इस तरह से हर चीज की वहां पर डेफिनेशन दे रखी है। तो ये डेफिनेशन जो है सामान्यतः कानून की प्रारंभिक धाराओं में निहित होता है। कानून के विभिन्न उपबंधों में प्रयुक्त हुए कुछ विशिष्ट शब्दों को इनके द्वारा परिभाषित कर दिया जाता है जिससे उन शब्दों के स्पष्ट अर्थ का ज्ञान हो जाए। उस कानून के अंतर्गत केवल यही अर्थ सामान्य उचित अर्थ माने जाते हैं। The rule of interpretation is that whenever the word means or means and includes are used in definition, it makes the definition exhaustive and don't allow to interpret the definition widely. But if the word include is used in the definition, it provide widest interpretation possible to the definition or enlarge the ordinary meaning of the word. यानी कि अगर डेफिनेशन के अंदर या इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर पर्टिकुलर किसी वर्ड का मीनिंग दे रखा है तो हमें उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में या पर्टिकुलर सेक्शन को ही ध्यान में रखना है, उसका वाइडली इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। बट अगर वहां पर अगर डेफिनेशन क्लॉज में या इंटरप्रिटेशन क्लॉज में उसको मेंशन नहीं किया गया तो हम उसको वाइडली उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। However, if the definition clause will result in an absurdity, the court will not apply such definition
and the definition clause of one act can't be used to explain same word used in another statute except in the case of statute in perimetry. तो इस तरह से डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट है. इलस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, इलस्ट्रेशन आर अप्रेंडेड टू ए सेक्शन ऑफ द स्टैट्यूट with a view to illustrating the law explained in the provision, जिसको उदाहरण या दृष्टांत कहा जाता है. जस्ट लाइक सेक्शन 378 के अंदर थेफ्ट की डेफिनेशन दी गई है, तो वहां पर इलस्ट्रेशंस भी मेंशन किए गए हैं. उसके अंदर इलस्ट्रेशन 16 इलस्ट्रेशन आर अटैच्ड टू सेक्शन 378. उसको समझने के लिए 16 दृष्टांत दिए गए कि किस किस तरह से चोरी की जा सकती है या क्या क्या अपराध चोरी के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं, किस तरह से आप कोई एक्ट कर रहे हैं. तो इट इंक्लूड्स इन सेक्शन अंडर सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी. Such illustrations manifest the intention of the legislature and can't be referred in the case of ambiguity or repugnancy. However, the court emphasized through various judgments that it doesn't explain the whole principle explained in the section through illustration, nor does it cultivate the ambit of the section. In case of repugnancy between section and illustration, section will prevail. यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर सेक्शन और उसके इलस्ट्रेशन में, जैसे सेक्शन 378 में थेफ्ट की डेफिनेशन दे रखी है, वहां पे 5 एलिमेंट्स बता रखे हैं थेफ्ट के. अगर उसके अंदर कोई क्राइटेरिया में रहा है तो उस पर्टिकुलर एक्ट कॉल थेफ्ट, वो चोरी का अपराध कहा जाएगा. उसके वहां पर 16 इलस्ट्रेशंस भी दे रखे हैं वहां पर कि इस तरह के ये जो एक्ट हैं ये थेफ्ट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे. बट अगर एक्ट और सेक्शन, इलस्ट्रेशन और सेक्शन के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पर कोई रेपुगेंसी है, तो ऑलवेज सेक्शन विल प्रिवेल, क्योंकि बेंच जो अथॉरिटी है वो सेक्शन है. सेक्शन के साथ वहां पर इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो मेनली तो सेक्शन को ही पहले उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, उसके बाद में इलस्ट्रेशंस देखे जाएंगे. जहां भी कोई डाउट्स वगैरह हैं तो उसको समझने के लिए उसको आप ये मेरा सजेशन है, सेक्शन 378 देखेंगे तो आपको कई चीजें ऐसी लगेंगी कि इसको थेफ्ट में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा. वहां पर ये मेंशन किया हुआ है कि जैसे आप किसी फ्रेंड के घर पे गए, वहां पर टेबल पे कोई पेन पड़ा हुआ है और आपने उसको चुराने के उद्देश्य से उसी के घर में अगर छुपा दिया है, तो दैट कॉल थेफ्ट. वो भी थेफ्ट के अंदर डेफिनेशन में आएगा. परंतु सेक्शन 378 पढ़ने से ये चीज क्लियर नहीं होती. वहां पर पर्टिकुलर जो वर्ड यूज किए गए, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली और इस तरह के जो कपटपूर्वक, बेईमानी पूर्वक, इस तरह के जो वर्ड यूज किए गए, उनका जो इंटरप्रिटेशन है, उन पर्टिकुलर वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन आपको इलस्ट्रेशन पढ़ने से समझ में आ सकता है क्लियरली. नाउ पंचक्षण. पंचक्षण आर put in the form of columns, semicolons, comma, full stop, dash, hyphen, brackets, etc. In earlier times, statutes are passed without panchakshan, and therefore the court were not concerned with looking at panchakshan. But in modern times, statutes are passed with panchakshan. The rule of interpretation is that while interpreting the provisions in panchakted form, if court feel repugnancy or ambiguity, the court shall read the whole provisions without any panchakshan, and if the meaning is clear, will so interpret it without attaching any importance. Panchaksha are put in the form of column, comma, viram, purna vinam और dash, hyphen और brackets, जो बना के कोष्टक वगैरह बना के इस तरह से पंचक्षण का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है. तो ऐसा बताया प्राचीन काल के अंदर जो पहले जो एक्ट बनते थे वहां पर पंचक्षण का यूज नहीं किया जाता था इस तरह से, और न्यायालय इस ओर ध्यान भी नहीं देते थे. परंतु वर्तमान में विराम आदि का प्रयोग होता है. अतः जब कोई विषय न्यायालय के समक्ष निर्वचन के लिए आता है, इंटरप्रिटेशन के लिए आता है, तो न्यायालय उस उपबंध को पहले उसी आकार में देखता है. पहले तो उसको पूरा उस फॉर्म में देखेंगे जिस आकार में विराम आदि विधाओं सहित वह अस्तित्व में है. जिस तरह से उसको यूज किए गए कॉलम, सेमी कॉलम, कॉमा, फुल स्टॉप, पहले तो उसको पढ़ेंगे. इफ यदि न्यायालय समझता है कि उसके विराम आदि विधानों से इस अर्थ में कोई निरर्थकता या संदिग्धता नहीं है, वहां पर कोई निरर्थकता और संदिग्धता नहीं है, कोई रेपुगेंसी और एम्बिग्यूटी नहीं है, तो वह उसे उसी प्रकार निर्वचित कर देता है. परंतु विराम आदि विधाओं सहित निर्वचन करते समय यदि कोई निरर्थकता या संदिग्धता का बोध हो, तो न्यायालय संपूर्ण
जो भी सेंटेंस है, जो भी एक्ट का पर्टिकुलर सेक्शन है, उसको बिना विराम आदि विधाओं के पढ़ेगा। यदि उससे स्पष्ट हो तो विराम आदि विधानों को कोई महत्व दिए बगैर इस प्रकार उसका अर्थान्वयन, उसका इंटरप्रिटेशन वहां पर उसमें किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलम्स, कॉलम्स हैं उनके साथ पढ़ा जाएगा। परंतु अगर उसको पढ़ने के बाद अगर वहां पर कोई रेपुगेंसी और एम्बिग्युइटी, कोई निरर्थकता या संदिग्धता प्रतीत होती है तो न्यायालय उन सबको वहां से हटा देगा, हटा के फिर पढ़ेगा। और अगर इस तरह से ये पंचक्षण हटाने के बाद अगर उस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होता है तो न्यायालय उसी के आधार पर उसका इंटरप्रिटेशन करेगा। नाउ शेड्यूल्स, अनुसूची जिसको बोला जाता है, शेड्यूल्स आर द पार्ट ऑफ स्टैट्यूट which are mentioned at the end of the act. सर आई हैव अ क्वेश्चन। या सर अगर किसी स्टैट्यूट का मीनिंग एकदम क्लियर है और पंक्चुएशंस में थोड़ी गड़बड़ी है तो उसको पूरा पढ़ा जाएगा कि पहले पंक्चुएशंस को करेक्ट करा जाएगा? नहीं, न्यायालय का काम करेक्ट करना नहीं है, इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। कोर्ट को तो खाली इंटरप्रिटेशन करना है। अगर उसका इंटेंशन क्लियर है, उसकी लैंग्वेज अगर क्लियर है तो कोर्ट उसको उसी फॉर्म के अंदर विदाउट एनी इम्पोर्टेंस गिवन इम्पोर्टेंस टू पंचक्षन्स, यहाँ पर पंचक्षण को कोई महत्व दिए बिना ही कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगा अगर उसकी लैंग्वेज क्लियर है। परंतु वहां जहां पर अगर लैंग्वेज क्लियर नहीं है और इस तरह से कोई अगर कोई रेपुगेंसी और एम्बिग्यूटी वहां पर क्रिएट हो रही है ड्यू टू पंचक्षन्स, तो वहां पर पंचक्षन्स को भी रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा, तो सर किसी भी स्टैट्यूट को रीड करने से पहले उसका पंचक्षन्स देखा जाएगा? जैसे पहले तो जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में उसको पढ़ा जाएगा। ओके। जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं या फिर हम वो आईपीसी पढ़ रहे हैं, आप पुराने कोई एक्ट उठा के देखिए तो वहां पर आपको ये सारी चीजें कम मिलेंगी। जैसे हमारे बहुत सारे एक्ट जो हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हैं, ठीक है ना। प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें या प्री कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड की अगर हम बात करें, 1950 से पहले की जो हमारा संविधान बना उसके पहले की अगर हम बात करें, तो हमारे ब्रिटिशर्स के बनाए हुए बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जहां पर उन्होंने पंचक्षन्स का यूज नहीं किया हुआ है। परंतु हमारे बाद के जो एक्ट बने हुए हैं, जो अभी रिसेंटली एक्ट जो बने हुए हैं, वहां पर पंचक्षन्स का यूज किया हुआ है। तो जब भी कोर्ट इस तरह का कोई एक्ट है उसके सामने और वहां पर अगर कोई एब्सर्डिटी है, कोई एम्बिग्यूटी है, कोई रेपुगेंसी है, इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट पहले उसको उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो बना हुआ है, वहां पर उसको देखेगा। वहां पर अगर कोई पंचक्षन्स यूज किए गए हैं और उसके कारण अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वहां पर कोर्ट उन पंचक्षन्स को हटा देगा, कॉमा, सेमी कॉलम्स, फुल स्टॉप्स, उनको सबको हटा के रिमूव करते हुए उसको उस तरह से वापस से उस फॉर्म में पढ़ेगा, सेंटेंस फॉर्म में। और अगर उससे पढ़ने के बाद अगर उस पर्टिकुलर प्रोविजन का या पर्टिकुलर इनेक्टमेंट जो भी सेक्शन है उसको पढ़ने से अगर वो एब्सर्डिटी, एम्बिग्यूटी या रेपुगेंसी अगर क्लियर हो जाती है, वो संदिग्धता या निरर्थकता दूर हो जाती है, तो कोर्ट उसको उसी फॉर्म के अंदर इंटरप्रिटेशन करेगा। ओके सर। सबसे पहले तो जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में हमें देखना है, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना उसके अंदर। परंतु अगर वो कॉमा, विराम, फुल स्टॉप से अगर उसका मीनिंग चेंज हो रहा है वहां पर, तो उनको पंचक्षन्स को वहां पर रिमूव कर दिया जाएगा और पंचक्षन्स को रिमूव करके फिर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। नाउ शेड्यूल्स की अगर हम बात करें, अनुसूची की, तो कल भी मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी शेड्यूल्स हमारे दे रखे हैं। हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमारे शेड्यूल्स दे रखे हैं। सीपीसी के अंदर भी शेड्यूल्स वगैरह मेंशन किए। शेड्यूल्स आर द पार्ट ऑफ स्टैट्यूट व्हिच आर मेंशन्ड एट द एंड ऑफ द एक्ट। किसी अधिनियम के अंत में अनुसूचियां दी जाती हैं। इट कंटेन्स डिटेल प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ वर्किंग आउट पॉलिसीज एंड कंटेंट सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। In case of clash between schedule and the main body of the act, the main body shall prevail.
यहाँ पर शेड्यूल्स के अंदर फॉर्मेट हैं, कुछ फॉर्म्स वगैरह दे रखे हैं जो हमारे पर्टिकुलर एक्ट की पॉलिसीज जो हैं या फिर उसके सब्जेक्ट फॉर्म लिस्ट जो हैं उसको वहां पर डिटेल में उनको प्रिसाइज किया गया है. इन केस ऑफ क्लैश बिटवीन शेड्यूल एंड द मेन बॉडी, अगर अधिनियम के अंदर और शेड्यूल के अंदर कोई अगर डिफरेंस है, द मेन बॉडी शैल प्रिवेल, तो वहां पर जो मेन सेक्शंस वगैरह जो होंगे वो प्रिवेल करेंगे. एग्जाम्पल यहाँ पर Article 1 of the Constitution provides that India shall be union of state, and in Schedule 1, name of state with its territory are mentioned. तो Article 1 तो कह रहा है Constitution provides that India shall be union of state, एक राज्यों का संघ होगा. But Schedule 1 जो अनुसूची 1 है, name of the state with its territories are mentioned, वहां पर territories mention की गई है. Schedules are the part of the statute which are mentioned at the end of the act. It contains detailed prescribed form of working out policies and contains subject in the form of list. कानून के अंतर्गत अधिकारों एवं दोषों को निश्चित करने या कानून के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रारूप को स्पष्ट करने के लिए अनुसूची संलग्न की जाती है. अनुसूचियां संलग्न किस लिए की जाती है? ताकि जो पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर शेड्यूल्स दे रखे हैं, शेड्यूल्स के अंदर वहां पर उनके फॉर्म्स वगैरह फॉर्मेट्स दे रखे हैं. अरेस्ट वारंट है या फिर आपका समन्स है, उनके फॉर्मेट्स वहां पर उस शेड्यूल्स में दे रखे हैं, ताकि क्या कि जो प्रोसीजर आगे बता रखा है उसको थोड़ा इजी किया जाए, उसको समझने के लिए किस तरह से किस फॉर्मेट के अंदर उसको भेजा जाएगा, वो फॉर्मेट्स वहां पर दे रखे हैं. भारतीय संविधान में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, जैसे 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल की हम बात करें तो वहां पर 3 तरह की लिस्ट बता रखी है, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची. इस तरह से वहां पर उनकी लिस्ट वगैरह उसको मेंशन किया हुआ है. फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल एड्स की, सेविंग क्लॉज की. सेविंग क्लॉज are generally appended in case of repeal and reenactment of a new statute. It is inserted in the repealing statute by the right already created under repealed enactment are not disturbed, nor new rights created by it. In the case of clash between the main part of statute and a saving clause, the saving clause has to be rejected. इसको व्यावर्ती खंड कहा जाता है. व्यावर्ती खंड का मतलब है कि किसी कानून का निरसन यानी निरस्त कर दिया है, किसी को वहां से हटा दिया है, अगर निरस्त कर दिया गया है तो उसको वहां पर या फिर किसी कानून को किसी अधिनियम के अंदर जोड़ा गया है तो यहाँ पर उसको सेविंग क्लॉज के द्वारा, व्यावर्ती खंड के द्वारा उसको निर्दिष्ट किया जाता है. इसके द्वारा निश्चित कानून के अंतर्गत स्थापित अधिकारों में कोई विघ्न नहीं डाल जाता, न कोई नए अधिकार दिए जाते हैं. सामान्यतः व्यावर्ती खंड को निरसन करने वाले कानून में निविष्ट किया जाता है. कानून के प्रमुख भाग व व्यावर्ती खंड में विरोध होने पर व्यावर्ती खंड को अस्वीकार किया जाना चाहिए. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन है और उसके अंदर से पर्टिकुलर किसी एक्ट को अगर रिमूव कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, या पर्टिकुलर कोई आर्टिकल रीइनेक्ट किया गया है, तो वहां पर सेविंग क्लोज के द्वारा उसको बताया जाएगा कि ये रिपील कर दिया गया है या फिर ये रीइनेक्ट किया गया है. इस तरह से उसका इंसर्शन वहां पर किया जाएगा सेविंग क्लोज के द्वारा, जिसे व्यावर्ती खंड कहा जाता है. पर्टिकुलर किसी कानून का निरसन या फिर उसका वापस से रीइनेक्ट किया जाता है किसी स्टैट्यूट को, तो वहां पर उसका मेंशन किया जाएगा. It is inserted in the repealing statute by the right already created under repealed enactment. व्यावर्ती खंड के बाद है हमारे पास एक्सेप्शंस की. अगर हम बात करें अपवादों की, exceptions are generally added to an enactment with the purpose of exempting something which would otherwise fall within the ambit of the main provision. In case of repugnancy between exceptions and main enactment, the latter must be relied upon. However, in many cases, exceptions are relied being the last intention of legislature.
Example, section 300 of IPC have 5 exception attached to it. Exceptions की अगर हम बात करें, अपवाद जिसे बोला जाता है, तो अगर इजी वर्ड्स में देखना है तो सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी हैज 5 एक्सेप्शंस अटैच्ड टू इट. इंडियन पेनल कोड का जो धारा 300 है, इसके अंदर 5 अपवाद बता रखे हैं, जिसके अंतर्गत उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिसमें आपराधिक मानववध हत्या नहीं होती. अपवादों का मतलब है कि किसी उपबंध के साथ का अपवाद उल्लेखित किए जाने का उद्देश्य किसी वस्तु को उस उपबंध से परे रखना जो अन्यथा उसमें सम्मिलित होता है. इस प्रकार जिन विषयों को अपवाद के रूप में उल्लेखित किया गया है वे सभी मुख्य उपबंध में सम्मिलित हैं. Exceptions are generally added to an enactment with the purpose of exempting something which would otherwise fall within the ambit of the main provision. Section 300 के अंदर मर्डर की डेफिनेशन दी गई. जो कोई भी आशयपूर्वक किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा वो हत्या कहलाएगा. अब यहाँ पर मर्डर की ये तो डेफिनेशन हो गई, परंतु उनके अंदर उन परिस्थितियों का, एक्सेप्शन के अंदर उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिनके अंतर्गत आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगी. जैसे कि सडन प्रोवोकेशन के अंदर अचानक गंभीर प्रकोपन के द्वारा अगर कोई गुस्से में आ जाता है और किसी की वो हत्या कर देता है, तो उसको सेक्शन 300 के क्लॉज में नहीं काउंट किया जाएगा. ये उसका अपवाद है. सडन प्रोवोकेशन एकदम बिल्कुल किसी को अगर उकसाया गया और उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप इस तरह से अगर वो इस तरह का कोई एक्ट कर रहा है तो वो वहां पर हत्या नहीं कहलाएगा. तो यहां पर यही बताया गया कि इन मेनी केसेस एक्सेप्शंस आर रिलाइड बीइंग द लास्ट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. अपवादों को इसमें अधिनियम में शामिल करने का मतलब ही ये है कि मेन सेक्शन तो दे रखा है, उसके साथ अगर एक्सेप्शन दे रखा है तो दे आर रिलाइड बीइंग द लास्ट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. यानी कि कहना मतलब सेक्शन के बाद एक्सेप्शन बना रखा है तो उसको बाद में इंसर्ट किया गया है. इसका मतलब कि विधायिका का ये अंतिम आशय है. तो अगर कोई क्लैश हो रहा है तो वहां पर एक्सेप्शंस को प्रिविलेज दिया जाएगा. अपवाद इस बात की पुष्टि करता है कि जो विषय अपवाद के रूप में अलग नहीं किए गए वे प्रमुख उपबंध में सम्मिलित हैं. प्रमुख उपबंध व अपवाद में आपस में असंगति अथवा विरोध के समय प्रमुख उपबंध को ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए. यद्यपि अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे निर्णय भी वर्तमान में जिनमें अपवाद को विधायिका का अंतिम आशय मानकर उसे अधिक महत्व दिया गया है, बिकॉज दे आर द लास्ट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. अगर लेजिस्लेचर का इंटेंशन अगर यह होता ही नहीं तो वहां पर एक्सेप्शन ऐड करने की जरूरत ही नहीं रहती. सबसे पहले तो मेन जो प्रोविजन होगा पर्टिकुलर सेक्शन 300 को तो देखा ही जाएगा, परंतु अगर कोर्ट को कहीं डाउट है तो वहां पर इंटरप्रिटेशन करने के लिए, उस चीज का इंटरप्रिटेशन करने के लिए वो एक्सेप्शंस का भी यूज करेंगे. एक टॉपिक और बीच में रह गया था हमारा प्रोविजो. द प्रोविजो इज टू ए सेक्शन has the natural presumption that the enacting part of the section would have included the subject matter of the proviso. The provisos serve for different purposes, qualify or exempt. Certain provisions provide mandatory conditions to be fulfilled by to make enactment workable, act as optional agenda and become integral part of the enactment. The rule of interpretation of proviso is that it can neither nullify the implication of main enactment nor can enlarge the scope of main enactment and can only be referred in case of ambiguity in the sections. In case of conflict between enactment and proviso, it must be harmonious construct or in the view of many jurists, proviso will prevail as it is the last intention of the legislature. Just like exception की तरह proviso को भी यहाँ पर last intention of the legislature माना गया है. एग्जाम्पल बता रखा है. आर्टिकल 16 सब क्लोज 4 इज कंसिडर्ड एज प्रोविजो ऑफ आर्टिकल 16(1) हेल्ड इन टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. परंतु जिसको बोला जाता है, जैसे हम लोग जनरल बोलते हैं ना इफ बट, उसी तरह से ये प्रोविजो भी है. जब भी किसी धारा में परंतु का प्रयोग दिया गया है तो उसका
सामान्य उद्देश्य यही है कि यदि परंतुक का प्रयोग नहीं किया गया होता तो परंतुक के रूप में दिया गया विषय भी उस धारा की विषय सामग्री में अंतर्निहित होता। इसलिए जब विधायिका की इच्छा किसी विषय सामग्री की धारा को विषय वस्तु से परे रखने की होती तो वह परंतुक के रूप में उस सामग्री को धारा के अंतर्गत रखती। उदाहरणार्थ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के परंतुक खंड में परंतुक से प्रारंभ होकर यह लिखा गया है, परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। यानी कि सेक्शन 120 के अंदर आपराधिक षड्यंत्र की डेफिनेशन दे रखी है, बट उसके साथ साथ वहां पर एक परंतुक भी दे रखा है कि अगर उसकी कंसेंट, परंतु मैंने इसको हाईलाइट किया है अभी, उसको इस तरह से परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकार द्वारा नहीं कर दिया जाता। तो यानी कि ये प्रोविजो सेक्शन 120 के अंदर इंसर्ट करने का मतलब ये है कि ये चीज वो अपराध के अंदर कारित नहीं। टी देवदासन वर्सेस भारत संघ या 1964 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 179 में बता रखा है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 16 के खंड 4 को इसी अनुच्छेद के खंड 1 का परंतुक जैसा समझना चाहिए और इसलिए उसको इस प्रकार निर्वचित नहीं किया जा सकता जिससे कि उसके उपबंध, प्रमुख उपबंध ही नष्ट हो जाएं। टी देवदासन का केस ऐसा था कि यहाँ पर जो कंप्लेनेंट था याची, उसने तर्क दिया था कि यदि संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा का पालन किया होता तो उसको भी पदोन्नति का अवसर मिल जाता। इसके स्थान पर संघ के द्वारा अग्रगण्य सिद्धांत का पालन किए जाने के कारण एक वर्ष में आरक्षित कोटा भरा न जाने के कारण उसे अगले वर्ष में यानी कि प्रमोशन दिया गया, जिससे अगले वर्ष का आरक्षित कोटा बढ़कर आश्चर्यजनक 65% हो गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 16 सबक्लोज 1 16 का सबक्लोज 1 जिसके द्वारा राज्य के अधीन नौकरी तथा नियुक्ति के प्रावधानों में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर की गारंटी दी गई है का अतिक्रमण है। प्रत्यर्थी का तर्क था, रेस्पोंडेंट का तर्क था कि संविधान के अनुच्छेद 16 सबक्लोज 4 के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनके प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के उपबंध करने के निवारित नहीं करेगी। अतः अग्रगण्य का सिद्धांत विधिमान्य। उच्चतम न्यायालय ने से बहुमत से निर्णय दिया कि भारत संघ का तर्क मान्य नहीं हो सकता क्योंकि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत नियुक्तों का असीमित आरक्षण अनुच्छेद 16(1) की आत्मा को नष्ट कर देगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 16 के खंड 4 को इसी अनुच्छेद के खंड 1 का परंतुक जैसा समझना चाहिए और इसलिए उसको इस प्रकार निर्वचित नहीं किया जाता जिससे प्रमुख उपबंध नष्ट हो जाए। 16 सबक्लोज 1 के अंदर तो वहां पर उसको कोर्ट ने कई बार डिफाइन करते हुए कहा कि नॉट मोर देन 50% से किसी भी तरीके से 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। बट 16(4) के अंदर ये मेंशन किया गया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ के जो भी उनके बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए रिजर्वेशन को लागू कर सकता है। 16(4) में तो ये दे रखा है, परंतु उसका ये मीनिंग नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो मोर देन 50% भी हो सकता है। 16(1) तो कह रहा है कि नॉट मोर देन 15% और 16(4) कह रहा है कि दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 16 के खंड 4 को इसी अनुच्छेद के खंड 1 का परंतुक जैसा समझना चाहिए, इसलिए उसको इस प्रकार निर्वचित नहीं किया जा सकता जिसके उसके प्रमुख उपबंध नष्ट हो जाए। तो प्रमुख उपबंध क्या है कि नॉट मोर देन 50%, किसी भी मामले में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पर्टिकुलर देवदासन के मामले के अंदर अगर इस तरह से उसको अप्लाई किया जाता था यहाँ पर रूल को, तो वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया 65% तक जा रहा था, तो 16(4) के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो यूनियन ऑफ इंडिया की जो प्ली थी उसको रिजेक्ट किया वहां पर, और उन्होंने कहा कि नहीं, इससे जो संविधान का जो मेन प्रोविजन जो है 16(1) का वही खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरह से। तो ये चीजें क्लियर कहां से हुई? ये प्रोविजो को एज ए इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन यहाँ पर माना गया और 16 सबक्लोज 4 का प्रोविजो माना गया आर्टिकल 16 सबक्लोज 1 को।
तो इस तरह से यहाँ पर हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स का चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम लोग सर या सर अभी रिसेंटली वो केस हुआ था ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, जहाँ पे उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिजर्वेशन का कोटा 50% अबव कर रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाई थी। तो इस केस का क्या हुआ? वो पूरा केस मेरे को पता नहीं वैसे। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जितने भी केसेस है वहां पर ये क्लियर कर रखा है कि नॉट मोर देन 50%। उन्होंने वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके प्रोविजन भी बताते हुए वहां पर कहा है कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी वो हर ओनली फॉर 10 इयर्स तक थी, बट कंडीशंस देखते हुए इसको 10 करके आगे तक बढ़ाते रहे। अभी तक की गवर्नमेंट ने इसको अभी आगे बढ़ा रखा है, बट अभी भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये उसके अंदर व्यू है कि नॉट मोर देन 50%। आप दे सकते हैं, बट वो किसी भी कंडीशंस में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राजस्थान के अंदर भी यही चल रहा था कि ईडब्ल्यू फिर इसीलिए तो उन्होंने एक बीच की गली निकाली थी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो वार्ड्स हैं उनको भी यहाँ पर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी इस क्राइटेरिया में लाकर और इस ये जो एक लेकुना है उसको रिमूव करने का वहां पर ट्राई कर रहे हैं। महाराष्ट्र वाला केस जो है उसके अंदर भी यही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक कि अभी तक उसका किसी भी गवर्नमेंट को परमिट नहीं किया। नॉट मोर देन 15 अगर होते ही वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। बट उसका सर वर्डिक्ट कुछ आया तो मेरे को याद नहीं है वो उसका वर्डिक्ट, बट उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, उसमें महाराष्ट्र सरकार को काफी डांट भी पड़ी थी। उसमें शायद से वो प्रोविजन कर रहे थे वो यही है कि आप नॉट मोर देन 50%, 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन किसी भी कंडीशंस में नहीं दे सकते। आप 50% से अंदर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी यही था कि उनका 50% से ज्यादा हो रहा था और वहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि जो वहां के जो लोकलाइट्स हैं उन लोगों को उस तरह से वहां पर उसमें भी उनको प्रिविलेज दिया जाए और बहुत सारी चीजें ऐसी थी वहां पर। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उसके ऊपर कहा था कि किसी भी कंडीशंस में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी हमारा जो अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस अगर हम देखें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट मीनिंग ऑब्जेक्ट ये हमारा हो चुका। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ये हमने, ये तो आपका डबल बार इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर और ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, गोल्डन मिस्चिफ रूल्स, एड्रेस मेजिस क्वार पेरियड और ये सब तो आई थिंक कि डबल बार हम लोगों ने पढ़ लिया था, मैम ने भी पढ़ा था। और एड्स टू इंटरप्रिटेशन एक्सटर्नल और इंटरनल्स ये हमारा कंप्लीट हो चुका। टाइटल, प्रियम्बल, हेडिंग, मार्जिनल नोट्स, प्रोविजो, पंचेक्शंस, इसके साथ हमने बहुत सारी दूसरी चीजें भी हमने यहाँ पर देख ली थी। इनके अलावा भी डेफिनेशंस वगैरह भी हमने देखी, इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी हमने देख लिए थे, इलस्ट्रेशंस वगैरह के बारे में हमारे इसमें सिलेबस में नहीं दे रखा, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया था। शेड्यूल्स के बारे में भी हमने देख लिया हमने, यानी कि ओवरऑल इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन हमने कंप्लीट, एक्सटर्नल वाला भी देख लिया। अब हमारा जो मेन है प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पैनल एंड फिस्कल स्टेट्यूट, तो इसमें डेलीगेटर्स यानी कि जो लैटिन मैगजीम्स हैं अभी हम लोगों को खाली इन लैटिन मैगजीम्स को क्लियर करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसको कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करेंगे। और ये वाला जो इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन है इसकी स्लाइड मैंने अभी हिंदी और इंग्लिश में बनाई है, बट मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और इसके अंदर कुछ और मेंशन करके आपको एक फाइनल स्लाइड ही दूं वहां पर, ताकि आपको एक हेल्प आउटलाइन मिल जाएगी इससे। तो यहाँ पर ही हम लोग इसको शेयर कर लेंगे, एक आउटलाइन आपको एग्जाम्स के हिसाब से आपका। और किसी के कोई डाउट्स हो तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से पहले मैं ये स्लाइड आपके साथ या तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे या फिर आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे, जैसा भी होगा। सर ये एक्सेप्शन वाले में आपने जो एग्जांपल दिया था सेक्शन 300 का,
आईपीसी का, हाँ उसमें हाँ सर बुक में लिखा हुआ है कि द फर्स्ट फोर एक्सेप्शंस बिगिन विद द वर्ड्स culpable homicide is not murder if, while the fifth हाँ, आपराधिक exception मानववध begins with आपराधिक एक्चुअली इसको समझने के लिए हमको पहले सेक्शन 299 देखना पड़ेगा, कल्पेबल होमिसाइड। व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड? फिर हमें सेक्शन 300 देखना पड़ेगा, मर्डर। उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखने पड़ेंगे, 300 और 299 और 300 के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो अगर वो चीज हमें समझ में आ जाएगी तो नेक्स्ट हम 300 के जब एक्सेप्शन समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपराधिक मानववध हत्या में नहीं आती। बिकॉज 299 और 300 दोनों की डेफिनेशन जो फर्स्ट पोर्शन है दोनों का सेम है। Whoever intentionally caused death, जो कोई आशय पूर्वक मृत्यु कारित करता है। आप देखना दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, बट दोनों में माइनॉरिटी ग्रेविटी का एक बिल्कुल डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी का डिफरेंस है 299 और 300 में। 299 और 300 में डिग्री ऑफ द पॉसिबिलिटी जो है उसके कारण उनका जो पैनल प्रोविजन है उसके अंदर भी काफी डिफरेंस आ जाते हैं। आपराधिक मानववध के अंदर पनिशमेंट का प्रोविजन बिल्कुल अलग है, और फिर 300 के अंदर अगर हत्या की जाती तो उसका पनिशमेंट प्रोविजन बिल्कुल अलग है। तो किस मामलों के अंदर हत्या को आपराधिक मानववध नहीं माना जाएगा, वो उसका एक डेफिनेशन। रैग वर्सेस गोविंद का जो 1860 का जो मैटर था, जस्टिस मेलविल ने इनके बीच में जो डिफरेंस था 299 और 300 के बीच में, इसको क्लियर किया था। उसी के रिगार्डिंग फिर ये एक्सेप्शंस जो हैं 300 के सब क्लोज, ये जो 5 एक्सेप्शंस है, किन किन परिस्थितियों में आपराधिक मानववध हत्या नहीं मानी जाएगी वो बता रखा है उसके अंदर। 5 क्लॉज उसमें अलग से बता रखे हैं उसके अंदर। 1 of 1 एक सडन प्रोवोकेशन का भी उसमें दे रखा है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर ऐसा होगा तो हम लोग एक बार वापस से रिवीजन भी कर सकते हैं इसका, और नेक्स्ट हम लोग वैसे तो हमारा पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जितना हमको टाइम मिलेगा उसमें हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन जस्ट लाइक जीडी की तरह हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे, डाउट्स वगैरह हमारे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। होप सो सभी घर पे सुरक्षित रहें आप लोग।